तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है आपका वैद्युत रसायन, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो पे देखने वाले। ठीक है, देख सकते हो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है वैद्युत रसायन, उसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी सवालों, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो पे हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यार जिन छात्रों को यार एकदम तैयारी एकदम अभी कम हुई है वो लोग आप चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के वन शॉट को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो है विलियन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक वन शॉट पे पढ़ाए थे, फिर विलियन के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को वन शॉट पे कराया। उसके बाद विद्युत रसायन ये जो चैप्टर है इसके हमने इसके पहले वाले वीडियो पे वन शॉट पे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को एक वीडियो पे कवर करा दिया। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले क्या, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। जिन छात्रों ने कुछ नहीं पढ़ा यार अब इन न्यूमेरिकल्स को जरूर तैयार कर लेना। और एक चीज जान लो, मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा भी न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से करेगा, क्योंकि एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स से लेके बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स पेपर में आते उन सभी को आपको एकदम आसानी से सिखा देंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं यार, एकदम मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना, आसानी से आप न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे। ठीक है, तो यार अब आपको यही करना है। जिन छात्रों ने अभी तक पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा आप जुड़ जाओ चैनल से। डिस्क्रिप्शन पे आपको 12th केमिस्ट्री वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाके शुरुआत से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये विद्युत रसायन का आपका जो न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो है, और भी चैप्टर के डेली वीडियो आ रहे हैं जिसपे हम वन शॉट पे एक वीडियो ला रहे हैं, जिसपे वन शॉट पे आपका क्या करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और दूसरे वीडियो पे क्या करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, जिससे वाला एक एक अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाओ। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका विद्युत रसायन वाला चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। और एक चीज जान लो, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए एक भी न्यूमेरिकल को हल्के में ना लेना, अच्छे से सॉल्व करना। और सब लोग कॉपी पेन भी निकाल के बैठ जाओ, हमारे साथ साथ एक एक सवाल को हल करते रहना, आसानी से आप सीखते भी जाओगे। ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली, उस पे जाके देख लेना। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का वन शॉट। तो शुरू करते भैया एक एक करके हम सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। तो देखो हमने पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको इस विद्युत रसायन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले तैयार कर लेने। ठीक है, इसके पहले जो वन शॉट वीडियो हम लाए थे जिसमें हमने विद्युत रसायन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाया था, और उसमें आपसे बताया भी था कि इन सभी टॉपिक के फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले तैयार कर लोगे तो आप क्या कर पाओगे, इनके न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है, आप लोग वाला वीडियो जरूर देखना, उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार करना, उसके फॉर्मूले तैयार करना, उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखना, जिससे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला पता होगा यार तभी लगाने में मजा आएगी। ठीक है, तो शुरू करें। सब लोग कॉपी पेन निकाल लिए हो ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। 298 केल्विन पर 0.20 m केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में। ठीक है, ये क्वेश्चन है एकदम आसान, लेकिन लगा तभी पाओगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको क्या चीज क्या दिया है ये पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले सूत्र या फॉर्मूला ही जरूरी है। तो सब लोग अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करना, हम इसको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करो, जो जो आपको दिया हो वो सबसे पहले नोट कर लो। आपको यहाँ पे दिया गया है 298 केल्विन का तापमान। कितना तापमान दिया गया है? 298 केल्विन का तापमान दिया है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है ये लिख सकते हो, तापमान। ठीक है, या ताप। अब इसके बाद दिया गया 0.20 मोलर केसीएल, 0.20 एम का मतलब समझते हो, एम का मतलब होता है मोलरता। हमने कहा था मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 0.20 एम को आप पढ़ सकते हो 0.20 मोलर, मतलब कि ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है मोलरता। ये क्या दिया गया है, मोलरता दी गई 0.20 m। ठीक है, आपका आ गया विलयन की चालकता। चालकता दी गई है आपको। चालकता को बताओ किससे प्रदर्शित करते हैं? चालकता को याद रखना कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस टाइप से के की तरह लिख सकते हो, पढ़ा जाता है कप्पा। क्या पढ़ते हैं? कप्पा। ठीक है, तो चालकता कप्पा बराबर कितनी दी गई है? कप्पा या कापा कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, दिया गया है 0.0248
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हो वो नोट कर लो। 298 केल्विन का ताप दिया गया था, 0.20 मोलर आपको दिया गया था, मतलब मोलरता दी गई थी। विलियन की चालकता कप्पा बराबर ये मान दिया गया है। आप कह रहा है इसकी मोलर चालकता की परिकलन कीजिए, तो आपको निकालना क्या है, मोलर चालकता। क्या निकालना है, मोलर चालकता। और मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से, तो मोलर चालकता लैम्डा एम का मान आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले काम यही रहेगा, जो क्वेश्चन पे दिया हो उसे नोट कर लो, जो निकालना हो उसे नोट कर लो, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दो बार अच्छे से पढ़ लिया करो, जिससे आपको पता चल जाए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले कहा गया था 298 केल्विन का ताप है, 0.20 मोलर है, मतलब मोलरता दी गई। विलियन की चालकता कहा तो चालकता ये दी गई। आप कह रहे हैं मोलर चालकता निकालो, तो मोलर चालकता निकालो। लिखने का स्टेप ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट जल्दी से न लगा देना। जिसको बहुत ज़्यादा आता भी हो वो भी सबसे पहले जो दिया हो वो लिखेगा, जो निकालना है वो लिखेगा, उसके बाद लगाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो कभी कभी मान लो क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया, बीच में मान लो यहाँ पे आपका गलत भी हो गया, तो एग्जाम में स्टेप के नंबर दे देता है। जैसे आपने स्टेप से यहाँ तक सॉल्व किया, मान लो लास्ट में आंसर आपका किसी कारण से गलत हो गया, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन तो अगर उसका मन आ गया तो 1 नंबर स्टेप के आपको दे देगा। स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो दिया वो नोट कर लो, जो निकालना वो नोट कर लो, आगे क्वेश्चन लगाओ। अगर आपका मान लो कभी गलत भी हो गया तो आपको स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चला करो। सबसे पहले जो दिया वो नोट करो, जो निकालना वो नोट करो। अब हमें निकालना क्या है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता निकालने के लिए मोलर चालकता का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप मोलर चालकता निकाल सकते हो। तो अगर बात करें यहां से मोलर चालकता के सूत्र की, तो मोलर चालकता लैम्डा एम का सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम। ये हमने सूत्र आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो पे। ठीक है, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम, जहां लैम्डा एम मोलर चालकता, ये कप्पा को बोलते हैं चालकता और एम को बोलते हैं मोलरता। और इस लैम्डा एम का मात्रक भी याद रखो, इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और आपका मोल इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो होता है इसका मात्रक होता है लैम्डा एम का। क्या मात्रक होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप यहाँ से लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल के का मान रख दो या कप्पा का मान रख दो, एम का मान रख दो, आसानी से निकल आएगा। देखो कैसे, सिंपल यहाँ पे लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू दी गई है ये 0.0248 इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम की वैल्यू कहाँ है, कैपिटल एम रहा ये 0.20 इसकी वैल्यू दी गई, ये हमने लिख लिया। ठीक है, देख सकते हो कप्पा की वैल्यू ये, एम की वैल्यू 0.20। ठीक है, 0.20 पढ़ा जाता है दशमलव के बाद 0.20। अब अगर बात करें यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो अगर यहाँ से दशमलव हटाएं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसे सॉल्व करने में अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा एम बराबर 0.0248 इंटू ऊपर कितना हो गया 100 और बीच में 3 जीरो, मतलब 1 लाख लिखा हुआ है ये आपका। ठीक है, और नीचे आप बचा कितना 20। देखो सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, आप लोगों को जिस तरह से आसानी से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सको उस तरह से कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, दशमलव के बाद 2 अंक थे, हमने दशमलव अगर हटाना है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाने होंगे, मतलब अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक हो, अगर दशमलव हटा रहे हो तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, 2 अंक थे इसलिए 2 जीरो ऊपर बढ़ाया, तो यहाँ पे बचा कितना, इसके बाद 20 बच गया। अब इसे देखो यहाँ से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम काटे इसे तो काट सकते 2 पंचे 10 और आगे 3 जीरो, तो यहाँ पे बच गया 5000। अब इसे अगर निकाल लें यहाँ से तो 0.0248 इंटू 5000। ठीक है, 5000। अब अगर हम इसका गुणा कर दें तो यहाँ पे 3 जीरो कुछ देर के लिए भूल जाओ, या 3 जीरो, चलो 3 जीरो बाद में लगा लेंगे, 5 का पहले गुणा करो, 5 8 40 0 4 बचा, और 5 8 40 0 4 बचा, 5 को 20 4 24 की 4 2 बचा, 5 दूना 10 और 2 मिला के 1240। ठीक है, इतना आया गुणा करने पे, देख सकते हो 248 पे गुणा कर लो, 5 8 40 0 4 और यहाँ पे 5 को 20 4 24 की 4 2 हासिल, 5 दूना 10 और 4 14 आएगा क्या, देखो 5 8 40 0 4, 5 को 20 4 24 4 2, 5 दूना 10 2 12 ही आएगा। ठीक है, 1240 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा 248 में 5 का गुणा करने पे। अब अगर आप यहाँ पे आगे जीरो पे गुणा करते हो तो 5 के जीरो पे गुणा होगा, वैसे भी जीरो होना है, 5 के इस जीरो पे गुणा करोगे तब भी जीरो होना है। आगे यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो यहाँ पे लिख लो, ये लिख दिया। आप देखो इतना किया, अभी क्या किया, दशमलव भूल गए थे हम लोग कुछ देर के लिए, 5 का गुणा 248 पे किया, 1240 आया, 3 जीरो इसके 1000 वाले थे तो 3 जीरो यहाँ पे आए। अब इसके बाद आपको 4 अंक पे दशमलव लगाना, देखो दशमलव कितने पे लगा, 1 2 3 4 अंक
अंक पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। लैम्डा एम का मान आ जाएगा 124 और मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो अपने अपने तरीके से कर सकते हो, हमने अपने हिसाब से आसानी से कैलकुलेशन किया, आपको जैसा आसान लगे आप उस तरह से कैलकुलेशन को करके आंसर बस आपको निकाल के लाना है। आप जिस टाइप से चाहो आंसर निकाल के ला सकते हो। मेन चीज है फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला रखो, उसमें सभी के मान रखो, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो और उसके आंसर लेके आओ। ठीक है, हमने आसानी से एकदम ला दिया आंसर 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये अभी पहला क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन हमने लिया था जिससे आप लोग इसे अच्छे से कर सको, फिर आगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सिंपल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया कि नहीं आपसे देख सकते हो। सिंपल कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला रखो, सारे मान अलग अलग दिए गए थे हमने रख दिए। आपका ये क्वेश्चन अगर सही होता है तुरंत आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो ना तो कभी भी आप विद्युत रसायन के न्यूमेरिकल्स पे पेपर में कभी भी फंसने वाले नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल ही हम आपको इस वीडियो पे सॉल्व कराएंगे, सभी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इस वाले को नोट कर लो, पहला क्वेश्चन सॉल्व है। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर, सभी क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, और अभी स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में अगर नोट करना हो तो कर भी लेना। तो आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग आसानी से। क्वेश्चन हमारे पास CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। ठीक है, CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको Cu का अणुभार दिया गया है 63। ठीक है, Cu का अणुभार क्वेश्चन पे दिया गया था 63 ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इससे कैसे हल करना है वो सोचना है। CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जा रहा है। कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे ये कहा गया, देखो सिंपल मान लो आपके पास आपका क्या है, मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन, यहाँ पे मान लो आपके पास CuSO4 का एक विलयन है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ पे आपका मान लो कॉपर की छड़ पड़ी हुई है जिससे बन क्या गया कॉपर का इलेक्ट्रोड। हमने कहा था जब भी इलेक्ट्रोड बनता है कॉपर की छड़, अगर कॉपर का बनाना चाहते हो कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डालो, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब कहा गया इसमें 2 एम्पियर की धारा, इसमें धारा कितनी प्रवाहित की जा रही है 2 एम्पियर की। यहाँ पे मान लो इसमें कितनी धारा प्रवाहित की जाए 2 एम्पियर की धारा। ठीक है, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए और कितने सेकंड तक 450 सेकंड तक, 450 सेकंड टाइम दिया गया है, 450 सेकंड तक इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी W, उसका मान निकालना है। फैराडे के नियम पढ़ा था ना, फैराडे ने जो बताया था कि मतलब जो आपका जब किसी भी इलेक्ट्रोड पे आपका क्या होता है धारा बहती है तो उस पे क्या होती है पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है। तो वही चीज़ है कि मुक्त पदार्थ की मात्रा या मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान आपसे पूछा गया है कि कैथोड, ये जो कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड बना रहा है, इससे कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान या कॉपर की मुक्त मात्रा क्या है। ठीक है, W का मान आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल, सबसे पहले जो क्वेश्चन पे दिया हम नोट करते हैं और फिर समझाते हैं आपको कैसे। ठीक है, देखो ये चीज़ें समझने के लिए इलेक्ट्रोड कैसे बना, ये सब चीज़ तभी तो कह रहे हैं कि इसके पहले वाला वीडियो देख लो विद्युत रसायन वाला, उस पर हमने समझाया था अच्छे से, फैराडे के नियम जब समझाए थे। ठीक है, 1 शॉट पूरा कराया था, एक ही वीडियो पे सब कुछ है। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे। कहा गया CuSO4 का विलयन है, CuSO4 विलयन, विलयन किस चीज़ का है CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब कहा गया 2 एम्पियर की धारा I बराबर 2 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, धारा को I से लिखते हैं ना तो I बराबर 2 एम्पियर और 450 सेकेंड अर्थात टाइम आपको T दिया गया 450 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड तक क्या किया गया, विद्युत अपघटित किया गया। अब कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान W निकालना है, कॉपर का द्रव्यमान W का मान निकालना है, द्रव्यमान W। ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित लिख सकते हो, कैथोड पर निक्षेपित, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। ठीक है, निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक है, W का मान। अभी बात ये आती है निकलेगा कैसे। ठीक है, कॉपर पर निक्षेपित
कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि इसमें कैथोड पे कैसी अपक्रिया होती है। यहाँ पे लिखते हैं कैथोड पर अपक्रिया। कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होती है हमने आपको समझाया भी था, ठीक है। अगर आपने डेनियल सेल पढ़ा है तो उस पर आपको पता होगा कैथोड पर कौन सी अपक्रिया होती है और एनोड पे कौन सी अपक्रिया होती है। देखो एनोड पे जैसे यहाँ पे अगर मान लो आपका जिंक इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाए इस टाइप से, यहाँ पे बगल में यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाए, जिंक का, यहाँ पे ZnSO4 का विलयन, ये होता है किस पे, डेनियल सेल पे, ठीक है। डेनियल सेल पे ये होता है आपका इस टाइप से, ठीक है। ये आपका एक सेल बनता है जिसमें बीच में यहाँ पे बैटरी लगी होगी, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आप मान लो यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ये एनोड का कार्य करता है और ये आपका कैथोड का कार्य करता है। तो यही पूछा गया है कि हाँ कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पे अभिक्रिया कैसी होती है। कैथोड की अभिक्रिया पता होनी चाहिए, एनोड की अभिक्रिया पता होना चाहिए। कैथोड की अभिक्रिया होती है इस टाइप से, जैसे कॉपर है तो ये इस टाइप से अभिक्रिया करता है Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, जिससे बनता क्या है, कॉपर, जिससे क्या बनता है, कॉपर। अगर एनोड की अभिक्रिया कहता है तो एनोड पे जैसे जिंक होता है तो उसमें अभिक्रिया होती है Zn, जिससे वो बनाता है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से, ठीक है। ये आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे तो आप लोग समझ लो। कैथोड पे अभिक्रिया होती है Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, जिससे Cu बनता है। और एनोड पे अगर कह देता, इस क्वेश्चन पे अगर कॉपर की जगह ZnSO4 का विलयन देता और एनोड पे अभिक्रिया कहता तो एनोड पे अभिक्रिया ये वाली होती Zn से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है। कैथोड पे इस टाइप से होती है, एनोड पे इस टाइप से होती है। तो सिंपल सा ये केवल आपको यहाँ पे जितना बना हुआ है समझाने के लिए बना हुआ, अभी इरेज कर देंगे इसको, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले लिखा कैथोड पे अपक्रिया, कहा गया ना कैथोड पर निक्षेपित, इसलिए Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, जिससे बनता है कॉपर। अब बात आती कौन सा ऐसा सूत्र लगा है जिससे हम लोग आपका कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकाल सके। तो देखो कभी भी द्रव्यमान कैथोड पर या एनोड पे निकालने को कहे तो सूत्र लगा देना W बराबर E/Q बटे में क्या होता है, E/Q अपॉन में F, ठीक है। ये होता है सूत्र W बराबर E/Q बटा F, ठीक है। जहाँ W लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ W को तो जानते हो, W तो ये लिखा हुआ है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। E होता है तुल्यांकी भार, E को बोलते हैं तुल्यांकी भार, क्या बोलते हैं E को, तुल्यांकी भार बोलते हैं। और यहाँ पे Q जो होता है वैद्युत की मात्रा होती है, वैद्युत की मात्रा होती है, ठीक है। इसमें जो वैद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाएगी Q होगी। और T क्या होता है, समय होता है, T होता है समय। T क्या चीज़ होता है, समय होता है। जैसे यहाँ पे धारा कहा गया ना 2 एम्पियर, तो ये वैद्युत की मात्रा ही तो दी गई है Q, ठीक है। यहाँ पे Q आपका, अभी जब Q बराबर IT वाला सूत्र लगाएंगे तब Q निकलेगा, ठीक है। तो सिंपल। और F जान लो, F होता है फैराडे नीतांक, F को बोलते हैं फैराडे नीतांक। फैराडे के नियम पे ये हमने सब पढ़ाया है, फैराडे का नीतांक या फैराडे नीतांक, डायरेक्ट बोलो फैराडे नीतांक। और फैराडे नीतांक F का मान भी याद रखना 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने फैराडे के नियम पे आपको पिछले वीडियो पे बताया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए आपको अच्छे समझाने का प्रयास करना है जिससे आपको यार दिक्कत ना हो अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। भले टाइम लगे लेकिन अच्छे समझो, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता वो लोग भी समझ जाओ। देखो सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा इतनी चीज दी गई थी, आपको कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान W निकालना है। तो हमने लिखा कैथोड पे अपक्रिया Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, जिससे बनता है कॉपर, क्योंकि कॉपर है इसलिए कॉपर वाली अपक्रिया हुई, ठीक है। आप देखो सूत्र, अगर W निकालना है आपको, इस W का मान, तो W बराबर सूत्र होता है E/Q बटा F। W बराबर मतलब ये जो द्रव्यमान निकालने का कैथोड या एनोड पे, उसका सूत्र होता है W बराबर E/Q बटा F, जहाँ E को तुल्यांकी भार बोलते हैं, Q जो होता है इसे विद्युत की मात्रा बोलते हैं, T होता है समय, ठीक है। यहाँ पे T तो है नहीं, तो चलो T समय यहाँ पे लिख दिया, T यहाँ पे था, ठीक है। T तो इस सूत्र में है नहीं। F होता है फैराडे नीतांक, जिसको बोलते हैं 96,500 कूलाम, ठीक है। F का मान होता है 96,500 कूलाम। अब अगर आप लोग यहाँ पे W का मान निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको E का मान निकालना पड़ेगा, Q का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके आप W का मान निकाल पाओगे। क्योंकि देख लो, अगर द्रव्यमान निकालना है तो सूत्र है E/Q बटा F। F तो यहाँ पे हमने बता दिया 96,500 कूलाम होता है, इसका मान ही इतना होता है। E का मान निकालना पड़ेगा और Q का मान निकालना पड़ेगा, आपका आसानी से W निकाल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं निकाल के, फिर एक बार आपको अच्छे से पूरा फिर समझा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं Q का मान। विद्युत की मात्रा Q बराबर, विद्युत की मात्रा Q बराबर सूत्र होता है I/T। I धारा, T समय, ठीक है। यहाँ से I का मान आपको दिया गया है 2 एम्पियर और समय का मान 450 सेकेंड। 2 × 450, 2 हो गया I का मान, T का हो गया 450। तो Q का मान निकल आएगा, 2 का गुणा कर दो, 450 दूना 900 कूलाम का आपका विद्युत की मात्रा आ गई, ठीक है।
900 कूलाम की विद्युत की मात्रा आ गई यहाँ से। Q का मान निकल आया 900 कूलाम। अब बात आती तुल्यांकी भार E की, ठीक है। तुल्यांकी भार E कैसे निकालोगे, तो तुल्यांकी भार E बराबर सूत्र जान लो। तुल्यांकी भार E का सूत्र होता है अणु भार बटा संयोजकता। तुल्यांकी भार E का सूत्र होता है अणु भार बटा संयोजकता। अणु भार बटा संयोजकता, ये सूत्र किसका होता है, ई तुल्यांकी भार का। अणु भार किसका, अणु भार जिसकी बात हो रही, कॉपर की बात हो रही है, कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर का अणु भार, इसीलिए क्वेश्चन ने ऊपर ही कॉपर का अणु भार दे दिया था 63, पहले ही दे दिया था उसने, ठीक है। अणु भार कितना होता है इसका 63 बाद, ठीक है, 63 हो गया अणु भार। अब बात ये आएगी कि संयोजकता, संयोजकता कहाँ से आए, तो देखो कॉपर के पास क्या होता है Cu2+ होता है, कितना होता है Cu2+, मतलब इसके पास 2+ है तो ये 2+ ही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन इस पे लगे हो वही उसकी संयोजकता, 2+ लगा है तो यहाँ पे आपकी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। ये आपका निकल गया तुल्यांकी भार, ठीक है, देख सकते हो यही तुल्यांकी भार है। ई बराबर अणु भार बटा संयोजकता, अणु भार 63 दिया था, संयोजकता जैसे Cu2+ है तो 2 है यहाँ पे, इसका मतलब इसकी संयोजकता भी 2 हो जाएगी, ठीक है। 3+ होता तो संयोजकता 3 हो जाती, इस टाइप से, ठीक है। तो संयोजकता 2 आ गई, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, ई का मान 63/2, ई का मान निकाल लिया कितना 63/2, ई का मान निकल गया, क्यू का मान निकल गया। अब आप कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की द्रव्यमान की मात्रा निकाल सकते हो डब्ल्यू, तो यहाँ से डब्ल्यू का सूत्र लगा दो, डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू, देखो ये सूत्र है ई इंटू क्यू बटा एफ। ई का मान कितना है 63/2, 63/2 है ई का मान। क्यू का मान कितना है 900, तो क्यू का मान रख दो 900 इंटू एफ, बटे में कितना है एफ, एफ का मान कहाँ से आ जाएगा, ये 96,500, 96,500, ठीक है, देख सकते हो। ई इंटू क्यू बटा एफ था, ई का मान कहाँ है, ये रहा 63/2, ऐसे ऊपर रखते 63/2, बाद में वैसे भी नीचे आना था इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। क्यू कितना है, क्यू है आपका 900 कूलम, तो 900 आ गया, और एफ का मान होता है 96,500, ये रख दिया। अब हल कर लो, देखो ऊपर 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच सकता है, डब्ल्यू बराबर ऊपर गुणा कर लो 9 × 27 7 2 9 × 6 54 2 56 567, और नीचे 965 और गुणे 2 2 पंचे 10 की 0 1 हासिल, 2 छक्के 12 13 की 3 1 हासिल, 2 ने 18 को 19 1930, तो 567/1930 आया। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, आप भाग दे के देख लेना 1930 का 567 पे। यहाँ पे आपका जो मान आएगा वो आएगा 0.293, ठीक है, मान जो आएगा वो आएगा 0.293 ग्राम में, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आएगी डब्ल्यू बराबर 0.293 ग्राम, यही आपका कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप के पेपर में आएंगे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हो। एक बार अच्छे से समझो कैसे क्वेश्चन हल करना था, फिर से पढ़ते एक बार फिर समझाते, ठीक है। कहा गया CuSO4 विलयन है, उसमें 2 एम्पियर की धारा, तो धारा लिख लिया I बराबर 2 एम्पियर, समय 450 सेकेंड। फिर कहा गया विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करो, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान डब्ल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सी अपक्रिया हो रही, कैथोड की बात है, कॉपर है, तो कैथोड पे अपक्रिया हो रही है Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे कॉपर बन रहा है। एनोड पर होती तो जिंक वाली अपक्रिया, जैसे जेड, अगर Zn होता तो जिंक की अपक्रिया होती है, एनोड पर जिंक होता है जिससे Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र आपसे हमने कहा अगर कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान निकालना है तो सूत्र लगेगा डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्यू बटा एफ। ई है तुल्यांकी भार, क्यू है आपका विद्युत की मात्रा, एफ है फैराडे नियतांक, जिसका मान याद रखना 96,500 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले आपसे हमने कहा अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे W का मान निकालना है तो सबसे पहले E की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए, F की चाहिए। F की तो ये है 96,500, E और Q नहीं पता, तो यहाँ से सबसे पहले हमने विद्युत की मात्रा Q निकाली, 900 कूलम आ गया, Q इंटू आई टी से, Q इक्वल टू आई इंटू टी से, मतलब ठीक है, Q इक्वल टू आई इंटू टी से, आई ये रहा टी ये रहा। इसके बाद तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार बटा संयोजकता, अणु भार 63, संयोजकता यहाँ से कितनी होगी, 2 प्लस लगा मतलब संयोजकता 2, 63/2। अब W निकाल सकते हो आसानी से, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ गया 0.293 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी सॉल्व है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे यार, टेंशन मत लो, मस्त तरीके से सॉल्व करना, और अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो जो आपका पेपर होता है ना उसमें जो नहीं सेम क्वेश्चन दे दे, सेम क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आपका कभी इसका नंबर बदल जाएगा, कभी इसका नंबर बदल जाएगा, कभी CuSO4 की जगह ZnSO4 दे दिया, मतलब आपका क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, आपका क्वेश्चन की संख्या बदलती रहती है। तो इसलिए प्रैक्टिस कर लो, जितने प्रीवियस ईयर वाले हैं क्वेश्चन उसी टाइप के पेपर में आने हैं, ठीक है।
तो इसलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पहले ही लगवा दे रहे हैं जिससे आपको केमिस्ट्री के पेपर में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, कैसे अभिक्रिया हो रही है देखो। 2Fe3+ या ये आपका जो AQ लिखा है, AQ का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, समझ सकते हो ये विलियन में है। ठीक है, AQ का मतलब विलियन में है ये चीज़। ठीक है, तो 2Fe3+ प्लस 2I- जिससे बनता है 2Fe2+ प्लस I2। और ये जो S बना है, S का मतलब होता है सॉलिड मतलब ठोस, S का मतलब होता है सॉलिड ठोस, और AQ मतलब एक्वस आपका जली विलियन में। ठीक है, ये चीज़ समझो। सिंपल से अभिक्रिया की बात करें तो 2Fe3+ प्लस 2I- है, जिससे 2Fe2+ प्लस I2 बनता है। ये एक अभिक्रिया आपको दी गई है। कहा गया इस सेल, ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? सेल अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है? सेल अभिक्रिया। तो इस सेल अभिक्रिया का 298 केल्विन ताप पर इनॉट सेल दिया गया है आपको 0.236 वोल्ट। ये आपको इनॉट सेल का मान दिया गया 0.236 वोल्ट। आप कहा गया सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख सकते हो आपको एक अभिक्रिया पहले दी गई 2Fe3+ एक्वस से प्लस 2I- जिससे 2Fe2+ प्लस I2 बनता है। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर इनॉट सेल इतना है। कहा गया सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा निकालो, ये पूछा गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको दिया गया यहाँ पे ये अभिक्रिया दी गई। अभिक्रिया की बात अभी बाद में करेंगे। सेल का 298 केल्विन तापमान दिया गया है, 298 केल्विन ताप दिया गया है। इसके बाद क्या कहा गया? इनॉट सेल आपको दिया गया। इनॉट सेल को बोल सकते हो सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इनॉट सेल का विद्युत वाहक बल बोल सकते हो। ये कितना दिया गया? 0.236 वोल्ट। आप कह रहे हैं सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा। क्या याद करना है? सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा। देखो मानक गिब्ज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा जी नॉट से लिखते हैं मानक गिब्ज ऊर्जा को। आपको ये निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है। अब तो कुछ कहा नहीं गया, केवल यही है 298 केल्विन ताप है। ई नॉट सेल का मान ये है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नॉट निकालो। ठीक है, तो मानक गिब्ज ऊर्जा निकालने के लिए आपको मानक गिब्ज ऊर्जा का सूत्र भी पता होना चाहिए। देखो मानक गिब्ज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का n ई नॉट सेल इंटू एफ, ये सूत्र होता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट जो मानक गिब्ज ऊर्जा होती है इसका सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस n ई नॉट सेल इंटू एफ। जहां डेल्टा जी नॉट को मानक गिब्ज ऊर्जा, n जो होता है n को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई नॉट सेल तो ये दिया गया है आपको, सेल का विद्युत वाहक बल है। f होता है फैराडे नीतांक। f क्या होता है? फैराडे नीतांक, जिसका मान अभी बताया था 96,500 कूलम, वही चीज है f यहाँ पे। ठीक है, n को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर आपको गिब्ज ऊर्जा निकालनी, मानक गिब्ज ऊर्जा डेल्टा जी नॉट अगर निकालना है तो आपको n चाहिए। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n तो हमें अभी पता नहीं है। ई नॉट सेल चाहिए, ई नॉट सेल हमें पता है। f चाहिए, f क्या आपको पता है? f आपको पता है। f का मान ही याद रख लो 96,500 कूलम होता है। 96,500 कूलम होता है f का मान। ठीक है, f का मान आप लोग एकदम कंफर्म कर लो। ठीक है, डेल्टा जी नॉट अगर आपको निकालना है भैया तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले n का मान चाहिए, जो n लिखा हुआ है इसका मान चाहिए। ई नॉट सेल का मान चाहिए, ई नॉट सेल हमें पता है। f का मान चाहिए, f होता है 96,500। तो मेन चीज ये बचती, ई नॉट सेल भी पता है, f भी पता है। मेन चाहिए हमें n। n कहाँ से आए? n कहाँ से आए? अगर n किसी तरह से मिल जाए तो हम डेल्टा जी नॉट मानक गिब्ज ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, यही सबके मन में आ रहा होगा, किसी तरह से भैया n मिल जाए बस डेल्टा जी नॉट हम निकाल लेंगे। तो n कैसे मिलेगा? n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n तभी मिलेगा जब आप इस अभिक्रिया को समझोगे। ये अभिक्रिया इसीलिए तो दी गई है, देखने के लिए तो दी नहीं गई। ये आपको अभिक्रिया इसीलिए दी गई कि आप इससे क्या निकाल लो? n का मान निकाल लो। ठीक है, आप इससे क्या निकाल लो? n का मान निकाल लो। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया आपको कौन सी दी गई उस अभिक्रिया को नोट करो पहले। सेल अभिक्रिया हमें दी गई है कौन सी? ये हमें दी गई है 2Fe3+ है। 2Fe3+ एक्वस प्लस 2I- एक्वस का मतलब जली विलियन में। ठीक है,
और यहाँ पे है 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस I2 सॉलिड, S का मतलब सॉलिड या ठोस। ठीक है, ये आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई है। अब इसकी आपको क्या पहचाननी है, अर्ध सेल अभिक्रियाएं। इसमें आपको क्या पहचाननी है, इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया मतलब आधी अभिक्रिया, आधी सेल की अभिक्रिया पहचाननी है, अर्ध सेल अभिक्रियाएं। ठीक है, इसकी आपको क्या पहचाननी है, अर्ध सेल अभिक्रिया पहचाननी है। ठीक है, इसकी अर्ध सेल अभिक्रिया पहचाननी, पहले हम लोग पहचानते हैं पहली अर्ध सेल अभिक्रिया, फिर पहचानते हैं दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया। ये पहचान कैसे पाओगे अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे पहली चीज देखो, आपके पास है 2Fe3 प्लस, इसको नोट कर लो यहाँ पे 2Fe3 प्लस, और है क्या चीज AQ है तो AQ लिख लो, एक्वस। ठीक है, और इससे बन क्या रहा है, Fe वाले को Fe के साथ लिख लो 2Fe2 प्लस, ये चीज बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नीचे वाली अभिक्रिया देखो 2I माइनस है, 2I माइनस एक्वस है, जिससे बन क्या रहा है, बन रहा है I2 सॉलिड, I2 सॉलिड। पहले देख ले आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं है, तो नीचे सबको दिख रहा है यहाँ पे। सिंपल ये अभिक्रिया हुई, हमने इसको नोट किया 2Fe3 प्लस से बन रहा है 2Fe2 प्लस, 2I माइनस से बन रहा है I2। अब ये बन कैसे रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का योगदान हो रहा है तब ये बन रहा है। ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रॉनों का योगदान हो रहा है ये आपको पहचानना है। देखो एक चीज जान लो, रिएक्शन में जो आयन होते हैं वो दोनों तरफ सेम होते हैं। जैसे 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस बन रहा है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि दोनों तरफ आयन सेम हो जाए। वैसे नीचे 2I माइनस से I2 बन रहा है, तो कुछ ऐसा करना है कि दोनों तरफ आयन सेम हो जाए। कैसे, देखो यहां पे अगर बात करें Fe3 प्लस मतलब एक Fe, अगर अभी 2 की बात छोड़ दे, इस 2 को भूल जाओ, तो Fe3 प्लस मतलब Fe के पास कितने आयन है, 3। अब अगर 2 का गुणा है तो Fe के पास कितने आयन, 2 3 6, कितने आयन, 6। देखो अगर Fe3 प्लस है तो मतलब Fe के पास 3 आयन, और 2 का गुणा तो 2 3 6 आयन। यहां पे चेक करो Fe के पास कितने, 2 प्लस 2 का गुणा होने की वजह 2 दूना 4, यहां पे 2 3 6 आयन, यहाँ पे 2 दूना 4 आयन, प्लस माइनस छोड़ो अभी केवल समझो। यहाँ पे 6 प्लस के आयन है, यहाँ पे 4 प्लस के आयन, मतलब यहाँ पे 4 ही आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे 6 आयन मिल रहे हैं। तो अभी रिएक्शन ये बैलेंस नहीं। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे भी 4 हो जाए, यहाँ पे भी 4 हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 है तो हमें इधर भी तो 4 करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर से यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो अगर हम 6 से 2 घटा दे तो इसमें भी 4 हो जाएंगे, इसमें भी 4। 2 घटाने का मतलब ये है इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ देंगे, इस टाइप से हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे 2 3 6 प्लस थे, यहाँ पे माइनस अब कितने हो गए, 1 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 माइनस, तो 6 प्लस के और 2 माइनस के मिला के 4 प्लस के हो गए। यहाँ पे बात करें 2 दूना 4 प्लस के, इतना समझ में आया कि नहीं कैसे किया। 2 3 6 प्लस के हैं, यहाँ पे 4 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 2 माइनस के हो गए, 1 माइनस ये था, 2 का गुणा 2 माइनस, तो 2 माइनस के हो गए, और इधर 6 प्लस के, 6 से 2 गया 4, तो 4 इधर भी 4 इधर भी, रिएक्शन बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नीचे देखो 2I माइनस एक्वस है, जिससे बन रहा है I2। अगर यहाँ पे बात करें एक I के पास कितने आयन है, 1 माइनस आयन, एक I के पास कितना आयन है, 1 माइनस आयन है। अगर 2I है तो उसके बाद 2 माइनस हो गए, कितने माइनस हो गए, 2 माइनस आयन हो गए। और इधर है I2, इधर तो एक भी आयन नहीं, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि इधर 2 माइनस आयन है तो इधर भी 2 माइनस आ जाए, तो इसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जोड़ देने हैं। बस आप तुरंत समझ चुके हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मेन चीज यही था यार, सिंपल समझो। 2Fe3 प्लस से 2Fe2 प्लस बनने के लिए क्या हो रहा है, 2 3 6 आयन इधर, तो इधर 4 आयन थे, तो इधर अगर 2 जोड़ देते हो तो 6 से 2 गया 4, 4 इधर भी बचा, 4 इधर भी। नीचे अगर 2I माइनस से I2 बन रहा है तो 2I माइनस I2 कैसे बनेगा, 2 है तो 2 का मतलब 2 माइनस है, और इधर एक भी माइनस नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इधर 2 माइनस, इधर 2 माइनस नहीं है, तो इसके लिए हमने 2 माइनस इधर लगा लिए। तो अब आपका रिएक्शन ये बैलेंस है, आप देख सकते हो। इसी टाइप से ये सेल अपक्रिया बनी थी, बस आपको यही पहचानना था। ये अर्ध सेल अपक्रिया, पहली अपक्रिया ये है, दूसरी अपक्रिया ये है। तो इस अभिक्रिया, ये जो सेल अभिक्रिया हो रही है, इसको पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पता चल गया। यहाँ पर से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पता चल गया 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान पता चल गया 2। कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n का मान 2, यहीं से पता करना था। ठीक है, बस पता हो गया, सिंपल सा यार, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी कैसे आपको कितने इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों तरफ सेम कर लेने हैं। और अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो अब हमें n का मान पता चल गया, आपने देखा हमने कैसे निकाला, n का मान 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इस सूत्र पे रख दो, डेल्टा G0 निकाल लो। तो डेल्टा G0 बराबर सूत्र था माइनस का n E0 F इंटू एफ, ये सूत्र था ना, डेल्टा G0 बराबर माइनस का n E0 सेल इंटू एफ। तो माइनस n की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का
n की जगह 2 इंटू इनॉट सेल कहाँ रहा, ये रहा 0.236। अब आपको 96,500 f की जगह रख देना है, ये आ गया 96,500। आप क्या करो, गुणा कर लो, -2 का गुणा कर लो किसी पे, इस पे कर लो, 2 छक्का 12, 2 1 हासिल, 2 3 6 7, 2 दूना 4 और 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे था तो 1 2 3 अंक पे दशमलव 0.472 गुणा 96,500। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, गुणा किया, 2 का गुणा 0.236 पे किया तो 0.472 आया। आप 0.472 का आप लोगों को क्या करना है, 96,500 पे गुणा कर लेना। गुणा कितना आएगा वो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो गुणा आएगा वो आएगा माइनस का 45,548, इतना लगभग आएगा। ठीक है, माइनस का 45,548 इतना लगभग में आपका आएगा। ये आपका ऊर्जा है डेल्टा जी नॉट, गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा, तो इसका मान आ जाएगा जूल पे। कैसा मान आ जाएगा, जूल पे इसका मान आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लेना, लगभग करके वैल्यू आएगी 45,548। ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 45,548 जूल। ठीक है, ये आपकी मानक गिब्ज ऊर्जा निकली। अगर आप इसे किलो जूल पे बदलना चाहो तो यहाँ पर से देखो, एक किलो जूल बराबर, 1 किलो जूल बराबर कितना जूल होता है, 1000 जूल। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल, 1000 जूल, या 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, मतलब 1 किलो जूल बराबर 10 की पावर 3 जूल। अब इसका उल्टा, अगर जूल को किलो जूल में बदलना पड़ जाए तो 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 45,548 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। आप इसको किलो जूल में बदल सकते हो अगर किलो जूल में बदलना चाहो तो। ऐसे भी आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किलो जूल पे आपसे आंसर कभी मांगा जाए तो आप लोग इस टाइप से लिख सकते हो, मतलब 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर -3 किलो जूल। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर आप इसे सही से लिखो तो 10 की पावर -3 का मतलब 3 अंक पे दशमलव, तो माइनस का 45,548 किलो जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 45,548 किलो जूल पे। ठीक है, अगर किलो जूल पे रखना है तो इस टाइप से आएगा। जूल पे निकालना था तो आ गया था 45,548 जूल। किलो जूल पे निकाला तो किलो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 10 की पावर -3 का गुणा, और अगर किलो जूल पे जूल बदले तो 10 की 3 का। ठीक है, ये चीज़ करना था, तो हमने जूल को किलो जूल में बदला, इससे 10 की पावर -3 का गुणा। आपका मानक गिब्ज ऊर्जा निकल आई 45,548, माइनस की वैल्यू आएगी, ये आपके पास आंसर होगा मानक गिब्ज ऊर्जा का। ठीक है, तो देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं था, बस ये चीज था कि आपको इस अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया जो थी, इस अभिक्रिया को पहचानना था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का आपका खेल हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, कितने निकल रहे हैं बाहर, वो देखना था, जिससे आपको एन का मान पता चलेगा। एन का मान पता चलेगा तो इस वाले फॉर्मूले डेल्टा जी बराबर एन माइनस का एन ई नॉट इंटू एफ, सॉरी डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन ई नॉट सेल इंटू एफ वाला जो सूत्र है, इस पे आप रख के मानक गिब्ज ऊर्जा निकाल सकते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छे क्वेश्चन है यार। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो। आप चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप शुरू करते भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, विद्युत रसायन चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई है Cu प्लस, आपको यहाँ पे 1 मोलर, एक m दिया गया, m का मतलब मोलर या मोलरता दी गई है, Ag प्लस 1 मोलर, जिससे बन के आ रहा है Ag, और दिया क्या है आपको यहाँ पे E नॉट Cu2 प्लस और Cu बराबर 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे दिया गया E नॉट Ag प्लस से Ag बराबर प्लस का 0.80 वोल्ट। इतनी वैल्यू आपको दी गई है। आपसे कहा गया सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कैसे इस टाइप का क्वेश्चन लगाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो देखो, जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दे जिसमें इस टाइप से आपके पास कोई सेल अभिक्रिया दी जाए और आपको ई नॉट की वैल्यू दी जाए, तब क्या करना, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। इस टाइप से भी इसके 2-3 क्वेश्चन लगवाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे सबसे पहले यह अभिक्रिया जो दी गई इसको लिखो। सबसे पहले काम Cu है, Cu2 प्लस यहाँ पे है 1 मोलर, जिससे क्या बन रहा है Ag प्लस है 1 मोलर, उससे क्या बन रहा है Ag, ये अभिक्रिया है। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे Cu, जिससे क्या बन रहा है Cu 2 बार प्लस, इसका मतलब है यहाँ पे जो अर्ध अभिक्रिया हो रही वो हो रही इस टाइप से। Cu है जो बना रहा है Cu2 प्लस,
2+ को बना रहा है, ठीक है, Cu2+ को बना रहा है। और यहाँ पे जो Ag+ है, जो Ag+ है आपका, वो क्या बना रहा है, Ag को बना रहा है, वो क्या बना रहा है, Ag को बना रहा है। अब बात ये आती है कैसे Cu2+ को बनाएगा और कैसे Ag+ Ag को बनाएगा, यही तो बात आती है। अब इसको आप कैसे जान सकते हो, इसके लिए ये देखना, यहाँ पे अगर बात करें इधर साइड कितने आयन है, एक भी आयन नहीं है। इधर साइड कितने आयन है, 2 आयन। यहाँ पे कितने आयन, 2 आयन, 1+ का ये, 1+ का ये, 2+ के आयन है। यहाँ पे एक भी आयन नहीं, तो आप क्या करो, कुछ ऐसा करो कि यहाँ के भी आयन 0 हो जाए। जैसे यहाँ पे Cu पे कोई भी आयन नहीं, मतलब 0 आयन है, ठीक है, प्लस या माइनस कोई भी हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें तो यहाँ पे 2+ के आयन 2- के आयन मिलके 0 हो गए। यहाँ पे भी कितना हो गया, 0, मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे नीचे है, नीचे Ag+ है, इधर Ag, इधर वाले पे एक भी आयन नहीं है, इधर वाले पे 1+ का आयन। तो क्या करें कि इधर भी आपका एक भी आयन ना बचे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो Ag+ है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ दो, एक माइनस का अगर आप जोड़ दो, एक माइनस का अगर आप भैया जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा यार, इधर देखो प्लस का और माइनस का हो जाएगा, तो आपका आयन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उदासीन आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम सीधी से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं इस टाइप से, नहीं हम तो बता देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस ये सिखा रहे हैं आपको कि आप लोग कैसे सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बार प्लस लगा था, यहाँ भी एक भी बार नहीं, तो क्या करें कि यहाँ भी कुछ ना बचे, मतलब जैसे यहाँ पे 0 आया नहीं, ऐसे यहाँ पे भी हो जाए। तो हम यहाँ से अगर 2+ है तो 2- करते तो हट जाएगा, 2- के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो 2- 2+ मिलकर हट गए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखा था Ag+ था, यहाँ पे एक भी Ag में कोई भी आयन नहीं था, तो एक आयन यहाँ पे प्लस का एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एक माइनस का कर दिया, ठीक है, ये चीज हुआ। अब हमने एक चीज और बताया था कि अगर बाहर देखो, ऊपर अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, मतलब अभिक्रिया जो होती है अगर 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें काम है तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए क्या करो, पूरी अभिक्रिया में 2 का गुणा कर लो, पूरी अभिक्रिया में 2 का गुणा कर लो, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का काम हो गया, ठीक है। देख सकते हो 2Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे बन रहा है 2Ag। अब बात करें, देखो इसमें जो सेल अभिक्रिया होगी, सेल अभिक्रिया कैसे होगी, आपको सिंपल जोड़ देना है। देखो यहाँ पे Cu है, Cu लिखो, अब इसमें ये जो Ag 2Ag+ इसको जोड़ दो, प्लस का 2Ag+, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे। तो सेल अभिक्रिया जब लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन ना लिखना, सिंपल इधर क्या है, Cu2+ और प्लस का 2Ag, ये आपकी बनेगी जाके सेल अभिक्रिया, ये क्या बनेगी जाके, सेल अभिक्रिया बनेगी 2Ag, ठीक है। इस अभिक्रिया को नाम देंगे सेल अभिक्रिया। ध्यान से समझो, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही लगाना सेम। इस अभिक्रिया को बोलेंगे सेल अभिक्रिया, और यहाँ पे जो अभिक्रियाएं थी ये वाली और ये वाली, इसे बोलेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया। इसे क्या बोलेंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहला काम यही रहेगा, क्वेश्चन को बाद में पढ़ो, सबसे पहले आप क्या करो, इस टाइप से आप अभिक्रिया पहचान लो, ठीक है। ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, ये सेल अभिक्रिया, ठीक है। और आप कैथोड एनोड भी पहचानना सीख लो। देखो जब भी, ध्यान से देखना, जब भी आपका Cu जैसे है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, जब भी आपका इस टाइप से हो कि 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड बाहर निकले, मतलब ये कौन सा साइड है आपका, ये कौन सा साइड है, ये आपका दायां साइड है, ठीक है। तो जब भी आपका राइट साइड में आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, राइट साइड में जब भी आपके इलेक्ट्रॉन इस साइड में बाहर निकले, तो ये जान जाना कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। कैसी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की। और ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो एनोड पे होती है, ठीक है। कैसी अभिक्रिया हो रही है, एनोड की अभिक्रिया हो रही है। और जब भी इलेक्ट्रॉन इस टाइप से यहाँ पे बाएं साइड पे जुड़ रहा हो, तब आपको क्या जानना है कि यह अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया है और ये कैथोड पे हो रही है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, भी और भी आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोग और सीखते जाओगे। बस यहाँ पे ये देख लो कि आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बाहर निकलता दिखे, जैसे Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी और एनोड पे वो अभिक्रिया होगी। और जब भी इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, जैसे 2Ag+ में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तब 2Ag बन रहा है, तो इस टाइप से हो तब आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी और कैथोड पर होगी, ठीक है। ध्यान से समझो यार, देखो यहाँ पे Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, मतलब Cu से Cu2+ बना, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकले। यहाँ पे क्या था, 2Ag+, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, तब जाके 2Ag बना। तो मतलब जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकलते हुए देखे, जैसे Cu से Cu2+ बना, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़ते हुए दिखे, तब आपको जान जाना है अपचयन की अभिक्रिया, और वो कैथोड पे होती है, ठीक है।
ये चीज़ समझना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपसे ये बताया कि आप सबसे पहले सेल अभिक्रिया ढूंढ लो, सेल अभिक्रिया कौन सी हो रही है। आपके पास ऐसे था Cu से Cu2 प्लस बन रहा था, Ag प्लस से Ag बन रहा था। तो Cu से Cu2 प्लस तब बनेगा जब उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और Ag प्लस से Ag कब बनता, जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ता। तो हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर तो नीचे भी 2 होने चाहिए, इसलिए हमने नीचे वाले पे 2 का गुणा कर दिया। अब सेल अभिक्रिया जो निकल के आई, आपको इलेक्ट्रॉन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, Cu प्लस 2Ag प्लस, देखो Cu ये आया प्लस का, क्योंकि इसे जोड़ना है, तो Cu प्लस 2Ag प्लस आ गया, और उधर क्या आ जाएगा Cu2 प्लस, फिर बीच में प्लस लगेगा और प्लस का 2Ag। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगा, ये चीज़। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया आई, सेल अभिक्रिया आपके पास आई। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, E0 Cu2 प्लस Cu 0.34 वोल्ट, E0 Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको दिया गया है। यहाँ पे अगर चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन पे ये वैल्यू दी गई, सॉल्व के नीचे अगर चाहो तो नीचे फिर से यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो। E0 दिया गया है Cu2 प्लस से Cu आपको दिया गया है प्लस का 0.34 वोल्ट, और आपको क्या दिया गया है, E0 Ag प्लस से Ag प्लस से Ag दिया गया है प्लस का 0.80 वोल्ट, ये वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है सेल का विद्युत वाहक बल। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी सेल का विद्युत वाहक बल पूछा जाए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें आपको इस टाइप से सांद्रता दी जाएगी या मोलरता दी जाएगी, जैसे यहाँ पे 1 मोलर, यहाँ पे 1 मोलर लिखा है, एक इस टाइप से क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन उस टाइप से होगा जिसमें सांद्रता नहीं दी जाएगी और इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, विद्युत वाहक बल पूछेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करने का आपको अभी बताएंगे। देखो सिंपल, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें सांद्रता ना दी हो, जैसे 1 मोलर लिखा है, मोलरता या सांद्रता ना दी हो, सांद्रता बोले या मोलरता बोले एक ही चीज़ समझना। ठीक है, अगर ये सांद्रता या मोलरता ना दी हो, तब आपको डायरेक्ट अगर विद्युत वाहक बल निकालना है तो सूत्र लगा देना। सूत्र क्या लगा दोगे, ई सेल इक्वल टू, यहाँ पे जैसे E0 की बात है तो E0 सेल इक्वल टू सूत्र लगा देना, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये वाला सूत्र लगा देना, आपका डायरेक्ट सेल का विद्युत वाहक बल निकल आएगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा देना, डायरेक्ट आपका सेल का विद्युत वाहक बल निकल आएगा। कब, जब आपको ये सांद्रता या मोलरता ना दिया हो, तब डायरेक्ट आपको यहाँ पे कैथोड पहचान लेना है। कैथोड पे ये वाली अभिक्रिया हो रही Ag वाली, तो Ag वाला ये जो वैल्यू है प्लस का 0.80 ये रख दिया जाएगा, और इसकी एनोड वाली ये हो जाएगी माइनस का 0.34, जो मान निकल के आएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन जब ये सांद्रता दी जाए तब आपको इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं निकालना। तब आपको सांद्रता जब दी जाएगी तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, नरनष्ट वाला जो समीकरण है उस समीकरण को लगा के Ag के लिए अलग आपको क्या निकालना होगा, सेल का विद्युत वाहक बल, इसके लिए अलग निकालना होगा। फिर उससे जो निकल के आएगा वो आपका एग्जैक्ट सेल का विद्युत वाहक बल होगा। कैसे, हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करना समझाएंगे। अभी देखो, अभी कम समझ में आ रहा होगा, अभी दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, लेकिन अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा था थोड़ा रुको, अच्छे से समझते हुए चलेंगे यार, रटना बिल्कुल नहीं है हमें। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पे ये चीज़ आपको दिया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना, हमने कहा जब इस टाइप से आपको सांद्रता दी जाए तो आपको अलग अलग क्या निकाल लेने हैं, अलग अलग ई सेल का मान निकाल लेना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों के लिए सांद्रता दी गई है 1 मोलर, तो आपको सबसे पहले जो E0 Cu वाला दिया गया है, E0 इसका वाला दिया गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको Ag के लिए निकाल लेना, मतलब जो ई सेल है वो Ag के लिए निकाल लेना है, और इसी टाइप से अलग से आपको Cu के लिए निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान समझो, ई सेल Ag के लिए निकाल लेना, ई सेल Cu के लिए निकाल लेना। कैसे बताते हैं, Ag के लिए निकालना है तो सूत्र होता है E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, ये वाला नरनष्ट का समीकरण सबने पढ़ा है ना, लॉग बेस में 10 1/mn प्लस होता है, 1/mn प्लस की सांद्रता, क्या सूत्र होता है, 1/mn प्लस की सांद्रता, यही सूत्र हमने बताया था नरनष्ट समीकरण का, E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, लॉग बेस में 10 1/mn प्लस। लेकिन mn प्लस की जगह जब Ag की बात करोगे तो Ag की जगह क्या हो जाएगा, Ag प्लस, क्या हो जाएगा, Ag प्लस। तो यहाँ पे किसकी सांद्रता लिखी जाएगी, Ag प्लस की सांद्रता, इस टाइप से ये सूत्र हो जाएगा ये Ag के लिए। और कॉपर वाले के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, ECU बराबर E0 Cu, यहाँ पे E0 Ag माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे लॉग बेस में 10 1 बटा में
किसकी सांद्रता, Cu2+ की सांद्रता। ठीक है, ये सूत्र इसमें लग जाएगा। ठीक है, सिंपल नरनष्ट के समीकरण का ही है। Ag के लिए Ag वाला सूत्र, Cu के लिए Cu बस लगा दो, कुछ नहीं करना यार। यहाँ पे Cu हटा दो तो ये नरनष्ट का समीकरण ही तो हो गया। जब Ag वाला हो तो Ag यहाँ पे E की जगह लगा दो, यहाँ पे Cu वाला हो Cu लगा दो, मान निकालते। देखो जब प्रैक्टिस करोगे, एक दो क्वेश्चन लगाओगे तभी समझ में आ पाएगा। अभी पहले क्वेश्चन से सोचो, इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना, ये समझ लो। ठीक है, तो इसलिए अच्छे समझो। तो सिंपल यहाँ पे EAG आपको निकालना है, तो यहाँ पे EAG यहाँ पे रखते हैं EAG बराबर E0AG आपको दिया गया है। यहाँ पे E0AG वाला ये आपको दिया गया है जो वैल्यू प्लस का 0.80, यही आपको रख देनी है यहाँ पे 0.80 प्लस का माइनस 0.0591 अपॉन में n आपको दिया गया है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कितना काम हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या का काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको n की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। n की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी उपयोग में आ रही है, 2, इसलिए n की जगह हो जाएगा 2। और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, लॉग बेस में 10 1 में Ag प्लस है। Ag प्लस का कोष्टक में लिखा है, मतलब Ag प्लस की सांद्रता। Ag प्लस की सांद्रता कितनी, 1 मोलर है। तो यहाँ पे आपको क्या रख देना है, इसकी जगह 1 इस टाइप से रख देना है। ठीक है, इस टाइप से आपको 1 रख देना है। अब देखो अभी नीचे जगह नहीं बचेगी तो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, इतना आ गया, देख सकते हो। E0Ag की वैल्यू ये आई और n की वैल्यू 2 रखी क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 थे, और आगे Ag प्लस की जगह 1 हो गया क्योंकि इसकी सांद्रता 1 थी। अब इसे आगे हल करें तो EAG बराबर 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू, आप देखो लॉग बेस में 10 है, ऊपर 1 अपॉन 1 है क्योंकि 1 की सांद्रता तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, Ag प्लस की सांद्रता कितनी है, 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 1। तो 1 अपॉन 1 को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस में 10 1। आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, सिंपल कुछ नहीं किया है, 1 अपॉन 1 था तो हमने 1 कर दिया। आप एक चीज़ याद रखना, log 1 का मान 0 होता है। यहाँ पे लिख देना, चूंकि log 1 इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे log 1 का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। EAG बराबर 0.80 माइनस का 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ पे लॉग बेस में 10 और सॉरी, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 0, तो 0 रख दो। कैसे किया देखो, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 0, तो हमने 0 रख दिया। अब हल करोगे तो इसका 0 से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो EAG बराबर आ जाएगा 0.80 माइनस 0 का इस पे गुणा तो 0 आ जाएगा। तो EAG की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 0.80। ठीक है, ये आपका क्या निकला, Ag के लिए E का मान। E क्या होता है, E होता है आपका विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन विभव भी बोल सकते हो। ठीक है, Ag का इलेक्ट्रॉन विभव निकला 0.80। आप जैसे Ag का निकला वैसे ही Cu वाले फॉर्मूले से Cu का निकालना पड़ेगा। ECU बराबर E0Cu माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग बेस में 10 1 में Cu2 प्लस की सांद्रता। ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला लगेगा, इस पे रखेंगे। देखो अभी कम समझ में आएगा, टेंशन ना लो, अभी 1-2 क्वेश्चन लगवाएंगे पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ECU बराबर E0Cu की वैल्यू ये है प्लस का 0.34, तो यहाँ पर रख दो प्लस का 0.34। अभी बस ये देखते रहो हम कैसे कैसे मान रख रहे हैं उसको देखो। ठीक है, माइनस का 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का जब गुणा किया तब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, लेकिन 1 Ag प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। आगे क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 10 1 में, तो 1 तो वहाँ रखना चाहिए, Ag वाला वो था। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही रख लो क्योंकि वैल्यू तो 0 ही आनी है, 2 ही रख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cu वाला लिख रहे हैं ना, ये Cu वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही रखो। ठीक है, आप Cu2 प्लस की सांद्रता लिखनी है, कोष्टक पे लिखा है ऐसे, कोष्टक पे लिखा है तो सांद्रता समझना, सांद्रता 1 मोलर, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आपको तो सबको पता है जब log 1/1 आया तो मतलब यही सीधा सीधा log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती तो 0 का इससे फिर से गुणा होगा, तो डायरेक्ट हमें 0.34 ही मिलना है, हमें डायरेक्ट 0.34 ही मिलना है। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल जाएगा 0.34 वोल्ट, ये मिल गया 0.34 वोल्ट। तो अब ये क्या निकला, ECU के लिए। अब हमें क्या निकालना है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे हम देखो निकाल के दिखा रहे हैं आपको, वो निकलेगा E सेल बराबर
ई नॉट ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर ना दिख रहा हो तो अभी टेंशन ना लेना, अभी नीचे कर देंगे कैमरा तो आपको दिखने लगेगा। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड एनोड हमने पहले ही बता दिया था, कैथोड वो होता है जिसमें अपचयन होता है, एजी वाला कैथोड है, और एनोड वो होता है जिसमें ऑक्सीकरण होता है, सीयू वाला आपका एनोड है। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड लिखना है। कैथोड कौन सा है? एजी वाला। तो एजी वाले का नाम लिख दो ई एजी माइनस ई एनोड कौन सा है? एनोड कौन सा है? एनोड ये वाला सी यू वाला, तो माइनस का ई एजी ई सी यू। ठीक है, वैल्यू रख देना। ई एजी की वैल्यू है 0.80 माइनस इसकी वैल्यू 0.34, घटा देना तो वैल्यू जो आएगी 34 6 40 40 80 46 0.46 वोल्ट। 0.46 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.46 वोल्ट। तो देखो अब कैमरा थोड़ा नीचे कर दे तो वो वाला आपको दिखने लगे। ठीक है, आप दिख रहा होगा 0.46 वोल्ट आया। आप देखो इस टाइप का क्वेश्चन में अभी सब लोग कंफ्यूज हो गए, कह रहे होगे भैया यार ये कैसा क्वेश्चन था, एकदम हिला के रख दिया। ठीक है, टेंशन मत लो यार, अभी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे ना। ठीक है, ये भी पहला क्वेश्चन था। देखो सिंपल, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा फिर से समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको एक सेल अभिक्रिया इस टाइप से दी गई थी। आप दिया था आपको सी यू के लिए ई नॉट का मान, मतलब आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया गया था प्लस का 0.34 वोल्ट। एजी के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट दिया गया था प्लस का 0.80 वोल्ट। अब इसके बाद आपसे कहा गया कि आप सेल का विद्युत वाहक बल निकालो। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले सेल अभिक्रिया पहचान लो। सेल अभिक्रिया देखा हमने, ये Cu2 प्लस था, Ag प्लस से Ag था। तो यहाँ से Cu से Cu2 प्लस तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। Ag प्लस से Ag तब बनेगा जब Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तब Ag बनेगा। हमने कहा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो पूरे पे 2 का गुणा किया, सेल अभिक्रिया निकाल लिए। जो दिया था वही चीज़ हमने यहाँ पे नोट किया। अब हमने एक चीज़ आपको ट्रिक समझाइए कि जब भी सांद्रता दी हो, जब भी 1 मोलर सांद्रता, 2 मोलर, 3 मोलर, कितनी भी सांद्रता दी हो, सांद्रता बोले या मोलरता एक ही बात है। ठीक है, जब भी सांद्रता दी हो तब क्या करना, इस टाइप से सबसे पहले आपको Ag के लिए अलग आपको इलेक्ट्रॉन विभव निकालना होगा और आपको Cu के लिए अलग निकालना होगा, तब जाके आपको ई सेल निकालना होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड से। लेकिन अगर यही आपको सांद्रता ना देता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ई सेल बराबर सूत्र लगाते, ई नॉट आपका जो विद्युत वाहक बल का सूत्र लगता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। डायरेक्ट ये वाली वैल्यू से हम लोग इसका मान निकाल सकते थे। लेकिन जब भी सांद्रता दी जाएगी तब आपको पूरा ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना होगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पे तो 1 मोलर दिया था, तो यहाँ पे ये चीज़ 0 आ गया था। ये चीज़ जो 0 आया, अगर log 2 दे देता, यहाँ पे सांद्रता 2 मोलर होती, यहाँ पे 2 आता तो पूरी वैल्यू ही बदल जाती ना। तो इसलिए डायरेक्ट ये नहीं करना, ये आपको तब लगाना ये वाला रूल जब आपको क्या दिया हो, जब आपको सांद्रता दिया हो। ठीक है, अभी ये पहला क्वेश्चन हुआ है, टेंशन मत लो यार, मतलब इस टाइप का पहला क्वेश्चन हुआ। अभी तो और क्वेश्चन लगवा दिए हैं, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन हुआ। तो अब आप लोग कुछ ना करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो चुपचाप। अब हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको समझना, फिर अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा के आओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जरा नोट करो, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आप बात करते भैया अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आपको सभी क्वेश्चन पे सांद्रता दी जाएगी। ठीक है, सांद्रता जो होगी आपको सभी क्वेश्चन पे दी जाएगी। बस ये याद रखना, जिस पे 1 मोलर सांद्रता दी हो आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि 1 मोलर सांद्रता होगी तो आपने जैसा अभी देखा log 1 की वैल्यू आती है और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकते हो। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन आपको करते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो सांद्रता सब पे दी जाएगी। ठीक है, तो सांद्रता आपको सारे क्वेश्चन पे होगी, किसी पे 1 सांद्रता होगी, किसी पे 0.1 होगी सब पे। ठीक है, अब जैसे जिसमें 1 सांद्रता उसको कैसे लगाना है उसका समझ लेना। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। सेल है आपको Zn से Zn2 प्लस 1 मोलर सांद्रता, Cu2 प्लस से Cu, जबकि ई नॉट Zn2 प्लस से Zn तथा Cu2 प्लस से Cu के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा प्लस का 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। जब भी आपसे 1 मोलर सांद्रता की बात करें तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? अभी यहाँ पे देखना। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल, आपको सबसे पहले अभिक्रिया लिख लेनी। अभिक्रिया आपके पास Zn2 प्लस 1 मोलर और फिर है Cu2 प्लस
Cu 1 मोलर, ठीक है, ये भी 1 मोलर ही होगा क्योंकि इनकी सांद्रता 1 मोलर है, ठीक है। ये अभिक्रिया है। सबसे पहले आपको देखना है इसकी अर्धसेल अभिक्रिया। Zn से बन रहा है Zn2 प्लस, Zn से बन रहा है Zn2 प्लस। कब बनेगा Zn से Zn2 प्लस? हमने आपको जैसा तरीका बताया, इधर 2 प्लस, इधर कुछ भी आयन नहीं, तो मतलब इधर आयन कम करने के लिए यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। वैसे ही मतलब Zn से Zn2 प्लस तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसी टाइप से Cu2 प्लस से Cu कब बनेगा? Cu2 प्लस से Cu कब बनेगा? तब बनेगा, देखो इधर 2 प्लस है, इधर 1 भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो Cu2 प्लस से Cu, इस टाइप से, ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब आपको ये पहचानना है कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, कौन सी अपक्षयन। तो हमने आपको सिखाया, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बाहर निकलता हुआ दिखे, या आपका इस टाइप से राइट साइड पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन दिखे और लेफ्ट साइड पे अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, तो वो कौन सा? अगर लेफ्ट पे दिखे, बाएं पे दिखे, तो आपको क्या समझना है? उसे समझना है अपक्षयन अभिक्रिया। और वो किस पे होगी? कैथोड पे होगी। वो किस पे होगी? कैथोड पे होगी। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपको इस टाइप से बाहर निकलता दिखे, जैसे Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, और वो एनोड पे होगी। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और वो किस में होगी? एनोड पे होगी। किस पे होगी? एनोड पे, ठीक है। किस पे होगी अभिक्रिया? एनोड पे होगी। ये चीज़ सबसे पहले समझ लेना। आप बात करें सेल अभिक्रिया कैसे होगी, देखो इसमें आपका जुड़ जाएगा। देखो सेल अभिक्रिया कैसे होगी, ठीक है। ये Zn प्लस Cu2 प्लस हो जाएगा, Zn प्लस, और यहाँ पे Cu2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल Zn और यहाँ पे Cu2 प्लस जुड़ा इस टाइप से। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से कट जाएंगे। बचेगा क्या? यहाँ पे Zn2 प्लस और प्लस का Cu, ठीक है। ये चीज़ आपकी अभिक्रिया होगी जाके, प्लस का Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है? इसे नाम देंगे सेल अभिक्रिया। और ये कौन सी अभिक्रिया होगी? इसे नाम देंगे अर्धसेल अभिक्रिया। अब आपने कैथोड एनोड पहचान लिया है। अब आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब आपको निकालना क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ से लिखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। आपसे ईएमएफ कहा गया था, ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल ही, ठीक है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, जब आपको सांद्रता कभी भी क्वेश्चन पे 1 मोलर दिख जाए, देखो सांद्रता सारे क्वेश्चन पे दी जाएगी, शायद अभी आपको बताया था कि सांद्रता आप किसी क्वेश्चन पे नहीं दी जाएगी, ज़्यादातर सभी क्वेश्चन पे होगी, ठीक है। सभी क्वेश्चन पे होगी। जब भी 1 मोलर सांद्रता दी जाए, 1 मोलर सांद्रता दी जाए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको जैसे सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, आपको यहाँ पे E0 दिया गया है, E0 दिया गया है। Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू कितनी दी गई है? पहली वाली वैल्यू इसकी है माइनस का 0.76 वोल्ट, और इसके बाद E0 दिया गया है। Cu2 प्लस से Cu का कितना दिया गया है? प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू आपको सिंपल दी गई है। तो जब भी इस टाइप से वैल्यू दी हो और आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो और सांद्रता 1 मोलर हो, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र। यहाँ पे E0 वैल्यू है, इसलिए E0 सेल निकालना। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर देना। आपका जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट सही आंसर आएगा, ठीक है। वो आपका एकदम सही आंसर आएगा, आपको उतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल E0 कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी? ये वाली Cu वाली, तो Cu वाले का मान रख दो, प्लस का 0.34, बीच में ये वाला माइनस है, माइनस लगा दो। E0 एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? एनोड पे ये वाली जिंक वाली, तो जिंक का है माइनस का 0.76, माइनस का 0.76, ये बीच वाला माइनस है और ये इसका वाला माइनस है, माइनस का 0.76 वाला। आंसर निकालोगे तो प्लस का 0.34 और ये माइनस मिल गया प्लस 0.76, ये जुड़ जाएगा 34। आपका देखो 34 6 40 70, आपका 1.10 करके आएगा ना, जोड़ देते 0.34 0.76, 4 4 10 0 1 7 3 10 11 1 1.10, ठीक है। हाँ, तो 1.10 आपका आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू आपका जो निकल के आएगा, ये सिंपल सेल का विद्युत वाहक बल ही निकल के आएगा, ठीक है। आप चाहते तो उस टाइप से पूरा स्टेप करके अलग अलग निकाल सकते थे। पहले क्या करते? Zn2 प्लस के लिए Ezn निकालते उसी फॉर्मूले से, नर्नस्ट के समीकरण से। फिर उसके बाद E0 Cu के लिए Ecu निकालते। फिर उसके बाद ई सेल जब निकालते तब आपका E कैथोड और एनोड की वैल्यू रखते, तब जाके जो निकलता वो इसके जस्ट सेम आता, ठीक है। तो मेन चीज़ यही आपको हमने सिखाने का प्रयास किया। देखो क्या चीज़, कुछ नहीं है, जो हमने कहा था कि आपसे
दो टाइप के आपको मिलेंगे। दो टाइप का यही मतलब है, किसी किसी में सांद्रता जगह अगर 1 मोलर दी है तो आप उस क्वेश्चन को इस टाइप से डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर सांद्रता आपको 1 मोलर की बजाय और कुछ दी जाती 0.1 मोलर 0.2 मोलर तो आपको क्वेश्चन को उसी टाइप से पूरा बड़ा से सॉल्व करना होगा, ठीक है। और अगर आपको 1 मोलर दी जाती, 1 मोलर पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब 1 मोलर होती है तो log 1 आ जाता है और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। वैसे भी 0 होगा तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। आप जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 0.1 वाला, तो उसमें आपको पूरा हल करना होगा, ठीक है। इसमें भी पूरा हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार। अगर मान लो 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछ ले वाला तो उसमें पूरा हल करके ही दिखाना, क्योंकि इतने छोटे से लगाने में आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। पूरा हल करके लगा दोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग इसके लिए निकालना, EZN निकालना, ECU निकालना, आपका जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो बस यही चीज़ इसमें सीखना है। इस टाइप का क्वेश्चन ये समझ लो आना ही आना है। आप चाहे 2024 का पिछले वर्ष का पेपर देख लेना, उसमें भी हमने कहा था इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वर्ष आपको तैयार करने को कहा था। जो स्टूडेंट पिछले वर्ष पे थे उनको बताया था, उन्होंने तैयार किया, उनका क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, आया भी था क्वेश्चन। विद्युत रसायन के हमने वहाँ पे भी आपके जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो लगवाए थे और क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से करो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। जब फंसे तब कमेंट करना कि हाँ, बताना कि हाँ भाई आपका पढ़ाया आया था, ठीक है। तो सिंपल इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को हल करना है। बस ये याद रखना, 1 मोलर सांद्रता हो तो आपको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस टाइप से आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इस सूत्र को रख के डायरेक्ट लगा लो। लेकिन अगर 1 की जगह और कोई सांद्रता हो तो पहले इसके लिए ये निकालो, फिर ये निकालो, तब जाके आपका सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, ठीक है। तो ये चीज़ है सिंपल, और कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग लगा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा समझाने के लिए कि आप शॉर्ट तरीके से लगा पाओ ऐसे, ठीक है। और चाहो तो उस टाइप से लॉन्ग तरीके से भी लगा सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी नोट कर लो। और एक क्वेश्चन देख ले जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपका। तो अब बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, उसी टाइप का है सेम, बस इसमें पढ़ना, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको आपको समझा देंगे पूरा, टेंशन ना लेना। क्वेश्चन है आपके पास उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है Mg ठोस जिससे Mg2+ बन रहा है और इसकी सांद्रता या मोलरता दी गई है 0.1 मोलर, और यहाँ पे Cu2+ है जो कि Cu ठोस बना रहा है, इसकी सांद्रता दी गई 1 × 10⁻⁻1 मोलर। कहा गया सेल के EMF की गणना कीजिए। EMF का मतलब ये है विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। और दिया है आपको E0 Cu2+ से Cu की वैल्यू 0.34 वोल्ट और E0 Mg2+ से Mg की वैल्यू दी है -2.37 वोल्ट। आपको ज्ञात क्या करना है, सेल का EMF मतलब कि सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप से, बस इस बार सांद्रता दी गई 0.1 मोलर। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो 1 × 10⁻⁻1 है, आप इसे भी 0.1 ही तो लिख सकते हो। ये जो 1 × 10⁻⁻1 है कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, लिखा ये 0.1 ही है, क्योंकि 0.1 होता है तो उसे क्या पढ़ते हैं 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये सेम चीज आपका लिखा हुआ है, बस कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है कि लड़के कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको समझना है 1 × 10⁻⁻1 को तो आप 0.1 लिख सकते हो ना। तो सिंपल इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभिक्रिया देखनी Mg से Mg2+ Cu2+ से Cu। तो यहाँ पे कैसे अभिक्रिया होगी, Mg से Mg2+ कैसे बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और एनोड होगा, ठीक है। और जैसे Cu2+ से Cu कब बनेगा, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो एक कैथोड की अभिक्रिया होगी और उसमें क्या होगा अपचयन। सेल अभिक्रिया निकालने के लिए Mg और Cu2+ जुड़ जाएगा और यहाँ पे Mg2+ और Cu जुड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हमने कहा जब आपको केवल सांद्रता 1 मोलर दी हो तब तो आप आसानी से इन्हीं दोनों को, ये जो दिए हैं इन्हीं को आपस में घटा के कैथोड और एनोड से आप सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो, क्योंकि आपका log 1 का मान 0 आ जाता है। हमें पता है, पहला क्वेश्चन हमने जो अभी इसके पहले वाला बताया था उसमें आपने देखा था log 1 की वैल्यू 0 आ गई थी। तो आसानी से आप क्या करो, जब भी 1 सांद्रता हो तो आसानी से निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को आपस में कैथोड और एनोड को घटा के आपका जो आएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन जब 1 के अलावा और कुछ हो, जैसे यहाँ पे 0.1 है, तब आपको अलग अलग दोनों के लिए निकाल लेना है। Cu वाले कॉपर वाले के लिए आपने निकाल लेना है। देखो ECU आपको निकालना है, जब भी सांद्रता अलग हो तब निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट यहाँ से घटाओगे तो आपका आंसर दूसरा आएगा और ये वाला आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। तो इसलिए जब 1 वैल्यू हो केवल तभी आप लोग डायरेक्ट इस दोनों को घटा के
ईएमएफ निकाल लेना, विद्युत वाहक बल निकाल लेना। जब आपको अलग सांता मिले तब आप दोनों के लिए अलग अलग निकालोगे, तब आपका विद्युत वाहक बल निकलेगा। जैसे हमने ई कॉपर के लिए अलग निकाला, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगा कि E0 Cu माइनस 0.0591/n लॉग बेस में 10 1/Cu2 प्लस, यहाँ से निकाला तो आपका ये जो निकला जाके 0.31 वोल्ट 0.31 वोल्ट निकला। इसके बाद हमने क्या किया, इसी प्रकार से EMG के लिए निकाला, वो आया माइनस का 2.39 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड लगेगा। कैथोड पे अब क्रिया हो रही थी Cu वाली, इसलिए Cu का मान ये है। एनोड पे अब क्रिया हो रही थी Mg वाली, इसलिए Mg वाले का मान ये है। मान निकाला 2.70 वोल्ट, ये जो आया सेल का विद्युत वाहक बल आया। ठीक है, तो सिंपल बस हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब भी सांता 1 मोलर हो तब क्या करना, डायरेक्ट इन दोनों में कैथोड एनोड को घटा देना। कैथोड जो हो एनोड जो हो पहले पहचान लेना, फिर कैथोड से एनोड वाले को घटा देना। आपका वो जो आएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि 1 मोलर वाले की सांता 0 हो जाती, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती, इसलिए डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन जब 1 ना हो, 0.1 हो, इस टाइप से हो, तब क्या करना, तब आपको अलग अलग निकाल लेना इस टाइप से, और तब आप घटाना जाके ई सेल के लिए ई कैथोड की जो इसकी वैल्यू निकलेगी और एनोड की जो इसकी वैल्यू निकलेगी, तब जाके आएगा। या आप अगर कंफ्यूज ना होना चाहो तो 1 मोलर वाले पे भी इसी तरह से निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखोगे, बार बार वैल्यू log 1 की 0 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको दिक्कत हो रही हो, कुछ ना करना, एक ही मेथड याद रखो, ये वाला मेथड याद रखो, ये वाला। ठीक है, जब भी आपको विद्युत वाहक बल कहे, अगर 1 सांता तो यहाँ पे सिंपल 1 रख लो, log 1 बाद में आएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। आसानी से यही मेथड याद कर लो। सबसे पहले जब भी विद्युत वाहक बल निकालने को आपसे कहे, Cu वाले के लिए ECU निकाल लेना, Mg वाले के लिए EMG निकाल लेना, फिर ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड से आप लोग वैल्यू निकालना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों मेथड समझा दिए। जो लोग आसानी से करना चाहो उस टाइप से भी कर सकते हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो एक ही मेथड पकड़ लो, इसी तरह से बस पकड़ लेना है। जब भी जो वैल्यू आए, जिसकी सांता जो हो वो रखना, आसानी से निकाल लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इनके जितने क्वेश्चन हमने इस वीडियो पे कराए हैं उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इन क्वेश्चन पे सबको बहुत दिक्कत होती है, पेपर में छोड़ चले जाते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना यार, आपको प्रैक्टिस कर लेनी ना अभी से। इसीलिए तो आज के 1 शॉट बनाया, जिसपे आपको जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस विद्युत रसायन चैप्टर के थे सारे हमने कराए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और आप लोग न्यूमेरिकल को सीखे भी होगे अच्छे से। ठीक है, पूरी बड़ा वीडियो इसीलिए बना क्योंकि समझाना अच्छे से था, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, सब लोग मेथड रट लेते हो, तो मेथड रटना ना पड़े, इससे समझाने के लिए आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को रफ कॉपी पे अलग से प्रैक्टिस कर लेना, और भी क्वेश्चन बैंक पे या अनसॉल्व पेपर पे देखना, जो पिछले वर्षों क्वेश्चन है इसी टाइप से मिलेंगे, इसके अलग मेथड वाले नहीं मिलेंगे। इनको सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन पे दिक्कत हो कमेंट करके बताना भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th केमिस्ट्री 1 शॉट वाली, उससे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।